दोस्तों नमस्कार। 28 जुलाई की परीक्षा खबरी में मैं सर्वेश आपका स्वागत करता हूं और आज का परीक्षा खबरी बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही है और ये आपके पीईटी एग्ज़ाम के साथ यूपी पीसीएस जो आपका भविष्य में होगा, ठीक है ना, उन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या है, माय गोव मेरी सरकार पोर्टल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए जवाब दे सरकार नागरिक बने भागीदार, इस चीज़ को देखिए, इसका ये जवाब दे सरकार नागरिक बने भागीदार, उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिकों के बीच संवाद के नए माध्यम। ठीक है, ये पोर्टल की लॉन्चिंग की है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए इरादे नेक काम अनेक, इस तरह का स्लोगन दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने हाल ही में माय गोव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार आम लोगों से फीडबैक प्राप्त कर सकेगी और साथ ही इसकी सहायता से आम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो पीटी का तो क्वेश्चन बनाया ही है कि भाई हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के फीडबैक जानने के लिए और उनको विभिन्न योजनाओं से परिचित कराने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया है, तो माय गो मेरी सरकार। इसके अलावा माय गो मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, तो ये पीटी का क्वेश्चन तो बनाया है। इसके अलावा मेंस में देखिए ये क्या करेगा, ये चीज़ करेगी गुड गवर्नेंस या सुशासन की स्थापना। ठीक है, सुशासन के लिए ये जरूरी होता है कि सरकार जवाबदेह बने और जनता की भागीदारी हो उसमें। तो ऐसा माय गवर्नमेंट या मेरी सरकार ऐप पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये बात आप लिख सकते हो कि माय गो मेरी सरकार पोर्टल जो है गुड गवर्नेंस या सुशासन स्थापित करने में मददगार होगा। ठीक है, इसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ये क्या है भाई, सरकार में देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया वो, यानी कि ऐसा माहौल बनाना है। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब टेक्निकली पर्यावरण वाला नहीं है, इसका मतलब है माहौल बनाना है ताकि के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर के रूप में परिकल्पित किया गया है जो अनुसंधान व विकास, शिक्षा एवं उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कुल प्रस्तावित परिव्यय जो बताया जा रहा है वो है 50,000 करोड़ रुपए और इसे आगामी 5 वर्षों की अवधि में तैयार किया जाएगा। ठीक है, इस संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तंत्रों को विकसित करना तथा उसे सुविधाजनक बनाना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ ये पॉइंट आप देखिए, अब आ जाए कि नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, तो आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। ठीक है, उसमें कि इस संगठन की परिकल्पना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी की गई थी। वित्तीय आवंटन का अभाव प्रायः भारत में शोध और शोधकर्ताओं की कमी के सबसे बड़े कारणों में से एक है तथा इस फाउंडेशन का उद्देश्य इसी कमी को पूरा करना है। अब यहाँ पे देखिए गौरतलब है कि देश में अनुसंधान के लिए आवंटित धन वर्ष 2008 में जीडीपी का 0.84% था, 0.84%, और वर्ष 2014 में ये घट गया, नीचे गया है और कितना हो गया 0.69%, जो कि अच्छी बात नहीं है।
वहीं अगर हम इसको यूएसए से तुलना करें तो यूएसए में शोध पर जो है टोटल, एक तो उनकी जीडीपी ज़्यादा है, उस जीडीपी में भी 2.8% जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर खर्च करते हैं। अगर हम इजराइल से तुलना करें तो इजराइल 4.3 खर्च करता है। साउथ कोरिया से तुलना करें तो वो 4.2 खर्च करता है। उसके संदर्भ में अगर हम भारत का देखें तो ये तो 1% भी नहीं शोध में, तो फिर हम विश्व गुरु की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं भविष्य में भारत की, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छी पहल है भारत में शोध को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए रूस का नौका मॉड्यूल, ये देखिए नौका मॉड्यूल का चित्र देख लीजिए, ये नौका मॉड्यूल है, ठीक है। अभी नौका मॉड्यूल है क्या, इसको भी समझ लेते हैं, व्हाट इज़ नौका मॉड्यूल। ठीक, देखिए नौका मॉड्यूल हाल ही में रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, क्या नाम है इसका, रूस की जो एजेंसी है इसका नाम है रॉसकॉस्मोस, ठीक है। अभी जो एजेंसी है रॉसकॉस्मोस कभी कभी आपको मैच करने को आ जाती है, जैसे एक तरफ लिखा होगा जाक्सा, ठीक, फिर उसके बाद भारत की इसरो हो गई, ठीक, इसी तरीके से यूएसए की नासा हो गया, ठीक है, और रूस का रॉसकॉस्मोस, ठीक है। और ये आपको मैच करने को आ गया कि भैया ये किस देश से संबंधित हैं, मैच करिए। तो याद रखिएगा कि रूस की स्पेस एजेंसी जो है वो रॉसकॉस्मोस है। इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका, ध्यान रखिएगा इसका हिंदी शब्द नौका से कोई मतलब नहीं है, रशियन लैंग्वेज में नौका का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है विज्ञान, ठीक है। इसका मतलब जो है रशियन लैंग्वेज में उसका मतलब जो है वो है साइंस। एक नया मॉडल लॉन्च किया है जो स्पेस स्टेशन पर देश के मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में काम करेगा। अब तक रूस द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पीर नाम से मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा था, और अब क्या होगा, नौका का यूज़ किया जाएगा। और नौका का भी ये बता चुका हूँ, इसका नाम ये था। रूस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, ये जो नौका है वो रूस द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्षीय प्रयोगशाला है। ये भी हो गया। आगे देखिए आप, कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021, क्या है कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021, इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस में भाग ले रही है। समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में आईएनएस तलवार भाग ले रहा है। इस नौसैनिक अभ्यास में 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट आयोजित किया जा रहा है। यह समुद्री अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसको समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यास के वर्ष 2021 के संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, कौन कौन, देखिए 12 पूर्वी अफ्रीकी देश हैं, इसके अलावा अमेरिका है, ब्रिटेन है और भारत है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे आईएमओ, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC, इंटरपोल, ठीक है, यूरोपीय संघ नौसेना बल तथा क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशियन के भागीदार शामिल हैं। ठीक, ये हो गया, इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं था। अगला देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म, देखिए फ्लोटिंग माने तैरता हुआ, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, ठीक है। जैसे हमारे देश में एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है, वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और संघाई हिरण के लिए जाना जाता है विशेष तौर पर। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म कहाँ है? इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप, इंडोनेशिया में एक बॉटम द्वीप है,
इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क या फार्म इंडोनेशिया के बाटम द्वीप में दुरियांग कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। ठीक, ये भी हो गया। अब देखिए परीक्षा खबरी एक्सप्रेस में आ जाते हैं, फटाफट खबर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक क्या है? तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का जो प्रमुख घटक है वो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। कभी समय होगा तो संपूर्ण मुद्रा भंडार के क्या क्या घटक होते हैं इन पर चर्चा करेंगे हम। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 612.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया है। विदेशी मुद्रा संपत्ति समग्र भंडार का प्रमुख घटक है। भारत चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक बन गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित भारत दुनिया का कौन सा बड़ा आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत दुनिया का कौन सा बड़ा विदेशी मुद्रा धारक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 4th सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक है भारत। इसके बाद आ जाइए अगली खबर क्या है? हाल ही में राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की किसने? भैया ओडिशा सरकार ने। अब देखिए ओडिशा की एक आवश्यकता भी है। ओडिशा आपको पता है कि एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से लगती है, और अगर बंगाल की खाड़ी में कोई भी चक्रवात या तूफान या सुनामी आती है तो उसका प्रभाव ओडिशा पे भी पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा है तो वहाँ के लोगों को इसके विषय में, आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आपदा का पहला प्रभाव जो पड़ता है वहाँ के स्थानीय समुदाय पर पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक में टेनिस एकल मैच में जीतने वाला तीसरा भारतीय कौन बना? तो ये बना सुमित नांगल। तो भारतीय ओलंपिक में टेनिस एकल मैच में जीतने वाला तीसरा भारतीय बना है कौन? सुमित नांगल। तो देखिए ये तीसरे हैं। पहला जो भारत से व्यक्ति था जिसने एकल मैच जीता था उनका नाम था जीशान अली। पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जीशान अली। ठीक है, ये जीशान अली पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 1988 के सियोल में ये जीता था। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे लिएंडर पेस। ठीक है, लिएंडर पेस का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, लिएंडर पेस। और इसके बाद ये तीसरे हो गए हैं कौन? आपके सुमित नांगल। लिएंडर पेस ने अटलांटा में, ठीक है, खेलों में ये किया काम था, और उसके बाद उन्होंने तो उस समय जो है कांस्य पदक भी जीता था। कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पुरुष एकल में किसने कांस्य पदक जीता था? तो लिएंडर पेस ने। कब? अटलांटा खेल हुए थे ओलंपिक 1996 में, उसमें। तो सुमित नांगल जो है वो ऐसे तीसरे व्यक्ति बन गए जिन्होंने टेनिस में एकल मैच खेला। उसके बाद आ जाइए अगला, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 को लागू कर रहा है कौन? तो करेगा कौन? कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय करेगा ये काम। ठीक है, फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर कितनी है? 4.8%। ये आपसे इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये आंकड़ा जो है एनएसओ द्वारा जारी किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। या फिर बेरोजगारी पर अगर कोई निबंध आता है या कोई उत्तर लिखने को आता है तो इस आंकड़े को आप डाल सकते हो। फिर ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक में
शामिल किए गए 4 नए खेल कौन से हैं? तो देखिए, पहला कराटे, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग और चौथा है सपोर्ट क्लाइंबिंग। देखो फिर से देखो, पहला है कराटे, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग और चौथा है सपोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 खेल हैं इसके बाद। ठीक है, तो आज के इसके साथ ही आज का परीक्षा खबरी समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।